नमस्कार। पिछली कक्षा में हम देख रहे हैं इंडक्टिव इफेक्ट को। इंडक्टिव इफेक्ट के आधार पे हमने निर्धारण किया था कार्बोकैटायन का, फिर हमने निर्धारण किया था कार्ब एनायन का। अर्थात इंडक्टिव इफेक्ट किस प्रकार से कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को निर्धारित करता है और किस प्रकार से कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी को निर्धारण करता है। आज हम पढ़ने वाले हैं जो फ्री रेडिकल है या कार्ब जो मुक्त मूलक है उसकी स्टेबिलिटी को किस प्रकार से इंडक्टिव इफेक्ट निर्धारित करता है। ऐसा आज का हमारा टॉपिक होगा। तो आज का आप टॉपिक डालिएगा इंडक्टिव इफेक्ट या प्रेरणिक प्रभाव द्वारा कार्ब मुक्त मूलक के स्थायित्व का निर्धारण। हमने कार्बोकैटायन को पढ़ लिया था, कार्ब एनायन को पढ़ लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं फ्री रेडिकल को। तो देखिए इंडक्टिव इफेक्ट किस प्रकार से कार्ब मुक्त मूलक यानी कि फ्री रेडिकल होगा। और यहाँ पे देखिए यदि मैं फ्री रेडिकल की बात करूं तो देखिए फ्री रेडिकल के रूप में हम यहाँ पे देखिए CH3 रेडिकल को यहाँ पे यदि मैथिलीन रेडिकल को यहाँ पे बात करें तो देखिए इसकी स्ट्रक्चर को यदि मैं बात करना चाहूँ तो इस प्रकार से होगा। ये कार्बन होगा, इसके साथ में 3 हाइड्रोजन इस प्रकार से जुड़े हुए होंगे। इस कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन मुक्त उपस्थित होगा यानी कि एक रेडिकल के रूप में उपस्थित होगा। अपन यहाँ पे बात करें तो देखिए एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है इस प्रकार से। तो यदि यहाँ पे मैं बात करूं तो टोटल यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। इसी कारणवश से कार्बन जो मुक्त मूलक होता है या कार्ब फ्री रेडिकल होता है इसे एक इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीशीज के रूप में जानते हैं। तो अपन कह सकते हैं ये क्या है, इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीशीज है। यदि ये इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीशीज है तो अपन यूं भी कह सकते हैं ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर स्पीशीज हो जाती है। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर स्पीशीज हो जाती है। एज ए किसकी तरह व्यवहार प्रदर्शित कर सकती है, इलेक्ट्रोफाइल के समान व्यवहार प्रदर्शित करती है यानी कि इलेक्ट्रोफाइल लाइक बिहेवियर यानी कि एज एक लुईस अम्ल की तरह व्यवहार भी प्रदर्शित कर सकती है। तो अपन यूं कह सकते हैं कि जिस प्रकार से इलेक्ट्रोफाइल के समान यदि वे व्यवहार प्रदर्शित करती है यानी कि अपन यूं कह सकते हैं यदि यहाँ पे मैं बात करूं कार्बोकैटायन की तो देखिए कार्बोकैटायन भी क्या है, एक प्रकार से इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीशीज हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे देखिए टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, केवल 6 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है। यहाँ पे ये 7 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है। दोनों का ही क्या है, एक प्रकार से ऑक्टेंट यानी कि अष्टक क्या है, इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट यानी कि दोनों का ही क्या हो जाता है, एक प्रकार से ऑक्टेंट है जो अष्टक यानी कि अपूर्ण रहता है। जिसी कारणवश ये दोनों के दोनों क्या है वही इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीशीज हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर स्पीशीज हो जाते हैं, एज ए इलेक्ट्रोफाइल की तरह व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। और चौथा पॉइंट अपन यूं भी बोल सकते हैं एज ए लुईस अम्ल की तरह व्यवहार प्रदर्शित कर सकते हैं कि लुईस अम्ल की तरह व्यवहार भी ये दोनों प्रदर्शित कर सकते हैं। तो जिस प्रकार से अपन एक शब्द में यूं भी मैं बोल सकता हूं, नोट डाल के आप लिख लीजिएगा इस बात को कि जिस प्रकार से यानी कि जिस प्रकार से जो कार्बोकैटायन है हमारा तो उसी के समान ही जो हमारा फ्री रेडिकल है वो भी अपनी नेचर प्रदर्शित करता है। तो जिस प्रकार से कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का निर्धारण अपन इंडक्टिव इफेक्ट के माध्यम से कर रहे थे उसी प्रकार से जो फ्री रेडिकल है इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीशीज है, जिसके कारणवश से जो कार्ब फ्री रेडिकल है और यहाँ पे जो कार्ब कैटायनिक स्पीशीज है, इन दोनों का जो इंडक्टिव इफेक्ट द्वारा निर्धारित जो स्टेबिलिटी प्रभाव है ये समान रूप से प्रभावित करता है। तो अपन यूं भी कह सकते हैं, एक नोट डाल लीजिएगा आप, नोट
कि कार्बोकैटायन एंड कार्ब रेडिकल दोनों के स्थायित्व का निर्धारण समान प्रकार से होता है। हमने यहाँ पे इसका रीजन पहले दे दिया था किस क्यों होता है, क्योंकि ये दोनों के दोनों कैसी स्पीशीज हैं, एक प्रकार से इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीशीज है। इन दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन जो डेफिशिएंट यानी कि इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है दोनों के पास में, दोनों ही लुईस अम्ल की तरह व्यवहार प्रदर्शित करते हैं और दोनों के इलेक्ट्रॉन असप्टर स्पीशीज होने के कारण इन दोनों की स्टेबिलिटी का ऑर्डर हम यहाँ पे समान प्रकार से निर्धारित कर सकते हैं। तो यहाँ पे जिस प्रकार से कार्बोकैटायन का यहाँ पे स्टेबिलिटी का ऑर्डर हम इंडक्टिव इफेक्ट के माध्यम से निर्धारित कर रहे थे, सेम उसी प्रकार से कार्ब रेडिकल का भी हम इंडक्टिव इफेक्ट के द्वारा स्टेबिलिटी का ऑर्डर निर्धारित कर सकते हैं। तो देखिए एक एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं, इस नोट को आप उतारिएगा। देखिए हम यहाँ पे दो एग्जाम्पल ले रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर ए और एग्जाम्पल नंबर बी। केवल इसी कॉन्सेप्ट के आधार पे मैं आपको समझा दूंगा कि किस प्रकार से रेडिकल की स्टेबिलिटी का निर्धारण इंडक्टिव इफेक्ट के आधार पे हमें करना है। तो देखिए ये रेडिकल यहाँ पे ये कार्बन हो गया, इस कार्बन से एक रेडिकल हो गया। तो यहाँ पे देखिए CH3, यहाँ पे 3 CH3 समूह हमने यहाँ पे लगाए हैं इस कार्बन के साथ में, और यहाँ पे देखिए ये कार्बन हो गया और यहाँ पे केवल हमने यहाँ पे कितने रेडिकल लगाए हैं, यहाँ पे एक रेडिकल होगा तथा हमने 2 समूह लगाए हैं और एक हाइड्रोजन लगाया है। तो देखिए यहाँ पे इन दोनों एग्जाम्पलों की यदि अंतर्गत मैं बात करूं तो यहाँ पे देखिए 3 CH3 समूह है, अर्थात यहाँ पे नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट की जो स्ट्रेंथ है वो बी की तुलना में ए में क्या है, ज्यादा है। तो यदि यहाँ पे मैं बात करूं तो यहाँ पे देखिए CH3 का यहाँ भी ये भी प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट प्रदर्शित करेगा, ये भी प्लस आई एंड ये भी प्लस आई, बाकी करेंगे ये भी प्लस आई, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ पे हाइड्रोजन का क्या होता है, 0 होता है, तो और ये भी क्या प्रदर्शित करेगा, प्लस आई। तो इलेक्ट्रॉनों को क्या करेंगे, ये रिपेल करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस रेडिकल का मतलब क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की कमी है यहाँ पे, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है, इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीशीज है, तो ये रिपेल करेंगे, इस कमी को ये पूरा करेंगे। तो जिसके कारणवश अपन यूं कह सकते हैं कि यहाँ पे देखिए प्लस आई क्या हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। तो यदि मैं बात करूं तो यहाँ पे चार्ज क्या हो रहा है, यहाँ पे चार्ज में क्या आ रही है भाई, कमी आ रही है। कमी यहाँ भी आ रही है, लेकिन जितनी स्ट्रेंथ से ये कर रहा है उतनी स्ट्रेंथ से बी वाला एग्जाम्पल नहीं कर पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे 3 CH3 समूह है जबकि यहाँ पे 2 CH3 समूह है। तो यहाँ पे अपन रीजन दे सकते हैं कि यहाँ पे बी की तुलना में ए में क्या है, प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा है, तो चार्ज में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। यदि चार्ज कम हो जाता है तो एनर्जी क्या हो जाती है भाई, एनर्जी भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और रिएक्टिविटी भी क्या हो जाती है, रिएक्टिविटी भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और यदि चार्ज कम है, एनर्जी कम है, रिएक्टिविटी कम है, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। तो अपन यूं बोल सकते हैं बी की तुलना में ए की स्टेबिलिटी क्या है, ज्यादा है। तो ये हमारा हमने यहाँ पे रीजन दे दिया, और यहाँ पे ए की स्टेबिलिटी ज्यादा है किसकी तुलना में, बी की तुलना में। तो ये इसका रीजन लिख देंगे अपन कि ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट इंक्रीज, चार्ज डिक्रीज, क्योंकि रिपेल यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का क्या हो रहा है भाई, रिपेल हो रहे हैं, अर्थात प्रतिकर्षित हो रहे हैं। तो प्रतिकर्षित हो रहे हैं, तो इसे इलेक्ट्रॉन न्यूनता को क्या कर रहे हैं भाई, ये इस इलेक्ट्रॉन न्यूनता को क्या कर रहे हैं भाई, कम कर रहे हैं। तो इस इलेक्ट्रॉन न्यूनता कम हो गई, अर्थात यहाँ पे चार्ज कम हो रहा है, क्योंकि यदि यहाँ पे पहले इतनी कमी थी, सपोज करिए यदि इसको अपन समझने की भाषा में समझे तो देखिए पहले यहाँ पे देखिए इतनी चार्ज में कमी थी, समझ पा रहे हो इस बात को। तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन रिपेल कर पाए तो यहाँ पे देखिए ये धीरे धीरे क्या होने वाली है, यहाँ पे
कमी आ जाती है यहाँ पे देखिए इस प्रकार से। तो पहले इलेक्ट्रॉनों की इतनी रिक्तता थी, लेकिन अब क्या रह गई है, बिल्कुल कम रह गई है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया है, 3 समूह का प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा हो गया है, चार्ज कम हो गया है, एनर्जी कम हो गई है, रिएक्टिविटी कम हो गई है, तो स्टेबिलिटी ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाती है। समझ पा रहे होंगे इस कॉन्सेप्ट को आप। तो आगे और एग्जांपलों से यदि हम चर्चा करने चाहें तो कर सकते हैं। देखिए और एग्जांपल अपन लेते हैं। हमने यहाँ पे फ्लोरीन लिया है, एक CH2 समूह है यहाँ पे, और यहाँ पे एक CH2 समूह और है। यहाँ पे यदि मैं बात करूं, हमारे पास में एक एग्जाम्पल ये है, तो ये एक एग्जाम्पल ए है एंड एक एग्जाम्पल बी है। यदि हमें क्वेश्चन आ जाए कि निम्न में से कार्ब फ्री रेडिकल के स्थायित्व की व्याख्या कीजिए, तो इन दोनों में से हमें चूज करना होगी किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। तो देखिए यहाँ पे यदि मैं फ्लोरीन की बात करूं, तो फ्लोरीन का यहाँ पे लगता है -I इफेक्ट, जबकि यहाँ पे देखिए एक एथिल समूह लग रहा है। यदि इस एथिल समूह की बात करूं तो इसका क्या लगता है, +I इफेक्ट लगता है। तो देखिए इस रेडिकल का मतलब यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन न्यूनता है भाई। न्यूनता का मतलब यहाँ पे कमी से है। तो देखिए ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है, +I इफेक्ट वाला आकर्षित समूह है, इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर क्या करता है, खींचता है, यानी कि इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर पीछे खींचेगा, जिसके कारण से इस चार्ज में क्या आ जाएगी, इस चार्ज में क्या आ जाती है भाई, बढ़ोतरी हो जाती है। अर्थात अपन यूं कह सकते हैं कि चार्ज क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि पहले इतनी रिक्तता थी, यहाँ से और इलेक्ट्रॉन निकल कर बाहर जा रहे हैं, तो अब इस रिक्तता को मैं यूं प्रदर्शित कर सकता हूं। समझ पा रहे होंगे आप, यानी कि अब इतनी चार्ज की क्या हो पा रही है, यहाँ पे कमी हो पा रही है यहाँ पे। तो चार्ज यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, अर्थात यहाँ पे इतने इलेक्ट्रॉनों की कमी हो पा रही है। तो यहाँ पे चार्ज इंक्रीज हो पा रहा है यहाँ पे, क्योंकि चार्ज से मतलब हमें यहाँ पे क्या लेना है, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चार्ज, या फिर अपन यूं भी कह सकते हैं एक रेडिकल के रूप में। तो रेडिकल का मतलब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज से ले सकते हैं। तो जैसे इलेक्ट्रॉन और फ्लोरीन ने इलेक्ट्रॉनों को यहाँ पे खींचा, तो चार्ज बढ़ रहा है, चार्ज बढ़ रहा है तो क्या बढ़ रही है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट को नहीं छोड़ना है, यहाँ पे चार्ज इंक्रीज हो रहा है, एनर्जी इंक्रीज हो रही है, रिएक्टिविटी क्या हो रही है, रिएक्टिविटी क्या हो रही है, यहाँ पे इंक्रीज हो रही है। तो स्टेबिलिटी की बात करूं, स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि एनर्जी इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी की। जबकि यहाँ पे मैं बात करूं तो देखिए +I इफेक्ट है, यहाँ पे रिपेल कर रहा है। तो सपोज करिए पहले इतना चार्ज था ये, तो अब देखिए इलेक्ट्रॉन रिपेल होने के कारण अब कितना बचा है, यहाँ पे कम बचा है। तो यानी कि अपन यूं कह सकते हैं कि चार्ज में क्या आ रही है, चार्ज में कमी आ रही है। चार्ज में कमी आने का मतलब क्या है, यहाँ पे एनर्जी में क्या आती है, कमी आती है। यदि एनर्जी में कमी आती है तो रिएक्टिविटी में क्या आती है, रिएक्टिविटी में क्या आती है, यहाँ पे कमी आती है। यदि रिएक्टिविटी कम हो जाती है तो ऑटोमेटिकली स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। तो यानी कि मैं कह सकता हूं ए की तुलना में मोर स्टेबल कौन हो जाता है, बी हो जाता है। तो यहाँ पे ये रीजन दे देंगे, ये दोनों का रीजन है। यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉनों को रिपेल, ये इलेक्ट्रॉनों को क्या कर रहा है, अपनी ओर अट्रैक्टिव कर रहा है, ये रिपेल कर रहा है। यहाँ पे चार्ज में कमी आ रही है, यहाँ पे चार्ज में बढ़ोतरी हो रही है। तो हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट का निर्धारण कर सकते हैं। इस एग्जाम्पल को उतारिएगा आप और ये इसका रीजन दे देंगे। आप थ्योरेटिकल रूप में लिख सकते हैं इसे, चार्ज इंक्रीज, एनर्जी इंक्रीज, रिएक्टिविटी इंक्रीज एंड स्टेबिलिटी डिक्रीज। तो यहाँ पे देखिए एक बात का निर्धारण अपन कह सकते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं किस प्रकार से। देखिए यहाँ पे यूं लिख सकता हूं मैं, कार्ब फ्री रेडिकल का स्थायित्व, स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब रेडिकल। यहाँ पे देखिए जो +I इफेक्ट है, यानी कि +I प्रभाव समूह है, तो जैसे के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा और -I के इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा। ये रिलेशन अपन यहाँ पे बना सकते हैं।
क्योंकि यही रिलेशन किसका था भाई, कार्ब कैटायन का था, या कार्बो कैटायन का भी यही था, और इसी प्रकार से कार्ब रेडिकल का भी यही रिलेशन निकलकर सामने आता है। तो अपन यूं कह सकते हैं कि प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज होता है तो कार्ब रेडिकल का स्थायित्व क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। यदि यहाँ पे माइनस आई प्रभाव समूह इंक्रीज होता है तो कार्ब रेडिकल का स्थायित्व क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे माइनस आई प्रभाव के क्या है, यहाँ पे ये इनडायरेक्ट रिलेशन में है। तो ये कॉन्सेप्ट को आप उतारिएगा। बाकी चर्चा अपन आने वाले जो क्लास है अपन वहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट के आधार पे एसिडिक प्रॉपर्टीज एंड बेसिक प्रॉपर्टीज का निर्धारण करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।